में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश आचार्य श्याम बिहारी गुप्ता जी, प्रमुख सचिव कृषि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान श्री रविंद्र कुमार जी, महानिदेशक इनक्रीसेट तेलंगाना डॉक्टर हिमांशु पाठक जी, डायरेक्टर गन्ना भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ डॉक्टर दिनेश सिंह जी, आज के इस उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी कृषि वैज्ञानिकगण, अलग अलग जिन विषयों को लेकर के यह कृषि कांग्रेस आयोजित की गई है उसके विषय विशेषज्ञगण, शोधार्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उपकार को और उनके साथ की उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया है, इसमें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उपकार, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान अकादमी, गौ सेवा आयोग, इन सब के द्वारा जो त्रिदिवसीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, इन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी इस फील्ड के वैज्ञानिकों को, विषय विशेषज्ञों को, शोधार्थियों का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में जब हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, 3 दिनों तक अलग अलग विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, तो कृषि और कृषि से जुड़े हुए उस सभी क्षेत्रों को समाहित करते हुए हम यहाँ पर उन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे जो हमने फील्ड में कार्य करके देखा है या जो परिणाम हम लोग लेकर के आए हैं, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहाँ खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा, तब सबसे अधिक आबादी यहाँ बसी होगी, और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन, अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन सब शर्तों को पूरा करते हुए थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं? भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। थोड़ा प्रयास कर दिया जाता है, परिणाम कैसे आते हैं? कृषि उत्पादन की
जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। गत 9 वर्ष में मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। और जिस क्षेत्र में सबसे अधिक पोटेंशियल यूपी के अंदर मौजूद है, वो फेड़ में मानता हूं कृषि और कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर आप भारत के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की गाथा को देखेंगे, जब ये भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जब उत्तर प्रदेश यानी भारत जब 44 से 45% अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश का अधिकार था, उसका आधार भारत की कृषि थी, यानी भारत का अन्नदाता किसान था और भारत का कारीगर था। यानी यही दो थे। यहां पर खेती को हमने केवल, किसान को केवल खेती तक सीमित नहीं रखा था, वो अपने आप में कारीगर भी था। ये दोनों काम मिलकर के होते थे। हमारा किसान उत्पादक था और वही किसान जब कारीगर के रूप में काम करता था तो उद्यमी के रूप में भी अपने आप को स्थापित करता था। यानी कारीगर उत्पादक से उद्यमी बनने की गाथा है भारत की कृषि की, और वैदिक काल से उत्तर प्रदेश उसकी भूमि रही है। आक्रांताओं ने भारत की खेती पर ही हमला नहीं किया, यहां की उद्यमिता पर भी हमला किया। जो किसान पहले उत्पादक था और फिर उसको कारीगर के माध्यम से उद्यमी बनने की गाथा को आगे बढ़ाता था, उसको केवल कच्चा माल पैदा करने का अधिकार दिया गया। यहां का कच्चा माल बाहर जाता था, वैल्यू एडिशन का लाभ उन लोगों को मिलता था। हमारा किसान जो उत्पादक था, वह उत्पादक किसान कर्जदाता हो गया। हमारा कारीगर जो उद्यमी था, वह बेरोजगार हो गया। और परिणाम हम सबके सामने किस रूप में। इस देश ने आजादी के बाद की बात छोड़ दो, उससे पहले अगर आप देखते होंगे, आपने और इसमें यहां पर उपस्थित जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोधार्थी हैं, उन लोगों ने भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गाथा को सुना होगा। यह भारत के अंदर आनंद मठ पर आधारित एक उपन्यास है, उस उपन्यास का एक पार्ट है। ये बंगाल के त्रासदी पर आधारित गीत है। बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ती है, क्या स्थितियां हुई थी, लोग भूखों मर रहे थे। वहां का एक जमींदार महेंद्र नाथ के परिवार पर भी किस प्रकार की बीती थी, और फिर सन्यासी विद्रोह हुआ था। उस समय के ब्रिटिश और औपनिवेशिक काल में किस प्रकार का शोषण होता था, उसकी पूरी गाथा उस आनंद मठ के अंदर समाहित की गई है। यह भारत के उस उत्पादक किसान को जब कर्जदाता बना दिया जाता है, तो कर्जदाता बनने की गाथा अकाल के रूप में और त्रासदी के रूप में हम सबके सामने देखने को मिलती है। और यही हम सब ने देखा है, यही गाथा है हमारे सामने।
और मुझे लगता है कि इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। संभावनाएं आपके सामने हैं, उन संभावनाओं को कैसे आप जमीनी धरातल पर उभार करके दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, यह सामर्थ्य आपके सामने अभी आने वाली समय की चुनौतियां भी हैं। आज यद्यपि एक खुशखबरी आप सबको और दुनिया के सामने है कि जो गल्फ में वार चल रहा था उसमें सीज फायर कुछ समय के लिए हुआ है। क्या स्थितियां होती हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से पेट्रोलियम उत्पादों का आवागमन सुचारू रूप से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फर्टिलाइजर उत्पादन और उसके बाद की परिस्थितियां क्या होती हैं, वह सप्लाई चेन बनाने में कितना समय लगता है। और जब भी हमारी निर्भरता दूसरों पर रहेगी तो हमें असहाय और चौराहे पर किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में जरूर खड़ा कर देगा। और वही स्थिति आज हमारे सामने ही नहीं, दुनिया के अंदर जिन लोगों ने भी अपनी परंपरागत खेती को छोड़ा था। वैदिक कालीन भारत, हमारे गांव की इकाई आत्मनिर्भर होती थी, उत्पादक और उद्यमिता जब किसानों के पास थी। एक साजिश के तहत उस आत्मनिर्भर इकाई को ही भंग किया गया। आज गांव बदहाल है, पलायन है। हर व्यक्ति सरकार को कोसता तो है, लेकिन शासन की योजनाओं से जुड़ने में कोताही महसूस करता है। हमने कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं तैयार किया जो हर सम विषम परिस्थितियों में टॉप टू बॉटम प्रत्येक कड़ी को जोड़ते हुए उन चुनौती का सामना करने को अपने आप तैयार कर सके। और इसीलिए हर पक्ष अपने अपने उसको लेकर के काम करता तो है, लेकिन उसके परिणाम किस रूप में आने चाहिए, ये चुनौती होती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मैंने आपको बताया सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारे पास आज भी मौजूद है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, 9 क्लाइमेटिक जोन आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इसके अनुरूप वहां पर थोड़े से प्रयास हों, कैसे लोगों के उसको बदला जा सकता है। मैं गत वर्ष देखा कैसे जब प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कि खेती की बात खेत पर, हम लोग कुछ जगहों पर गए। ये मई जून का महीना रहा होगा और हम लोगों ने देखा कि वहां पे तीसरी फसल खड़ी थी किसान के खेत में। खेतों में उतर करके हम लोग गए, हम लोगों ने किसानों से पूछा, संवाद किया तो क्या परिणाम है। उन्होंने कहा हमें प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की बचत हो रही है मक्का की खेती करने पर। यानी 1 लाख रुपया एक किसान 1 एकड़ में प्राप्त कर रहा है। और ये तीसरी फसल है जिस प्रदेश में पहले एक फसल लेने में किसान को परेशानी होती थी, क्योंकि बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, समय पे बीज नहीं मिलते थे, समय पे उसके लिए कोई प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं स्थापित होता था। हताशा थी, निराशा थी, खेती लोगों के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में ऐसे पड़े हुए थे जैसे बंजर हो, बड़ी बड़ी झाड़ उगी हुई थी। और 17 में जब हम लोग इस दिशा में कार्य प्रारंभ किए, उस समय हमारा जो झांसी में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके जो इस समय के वीसी हैं, उस समय वह कृषि विज्ञान केंद्र की दिशा से उत्तर प्रदेश में आए थे और उस समय उन्होंने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। आज
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में जब मैं जानकारी लेता हूं जनपदों में, तो पता लगता है वहां सप्ताह में कोई ना कोई कृषि पर आधारित गोष्ठी और किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से वो किसान को बताते हैं कि ये काम इस रूप में होना चाहिए और इस परिणाम को इस रूप में हम ला सकते हैं। ये चेन बनी है कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय के माध्यम से। उन वैज्ञानिकों के पोटेंशियल को आगे बढ़ाने का काम आगे बढ़ा है। सरकार ने कृषि और खेती को भी एक एजेंडे का हिस्सा बनाया है और अन्नदाता किसान उसके साथ जुड़ा है। आज हम लोग अकेले गन्ना उत्पादक किसानों को, जिस उत्तर प्रदेश में 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था, चीनी मिलें बंद हो रही थी, बेची जा रही थी, आज वे शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश देश का कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। इथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर के लगभग 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इतना 2.25 लाख करोड़ तक ये पहुंच चुका है। यानी लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और ये देश में नंबर 1 पर है। हम लोगों ने अब तक गन्ना किसानों को ही, अगर आप देखेंगे तो लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गन्ना किसानों के खाते में हम डीबीटी के माध्यम से भेज चुके हैं। थोड़ा सा प्रयास हो, कैसे चेंज लाया जा सकता है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो 122 चीनी मिलें चल रही हैं, उनमें से 106-107 चीनी मिल ऐसी हैं जो 6-7वें दिन गन्ना मूल्य का भुगतान कर दे रही है। यानी गन्ना मूल्य के भुगतान में लेट नहीं। ये सब कुछ आपस में जुड़ा है। लोग नए नए चीनी मिल लगाने के लिए कहां आगे आ रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं भाई, थोड़ा रुक जाओ, गन्ना कम ना पड़े, पहले टेक्नोलॉजी अपनाओ। गन्ना उत्पादन बढ़ा है, थोड़ा सा प्रयास है, टिश्यू कल्चर ने उसमें स्थान लेना प्रारंभ किया है। लोगों ने नई तकनीक अपनानी प्रारंभ की है, अच्छे बीज आने प्रारंभ हुए हैं, समय पे बीमारी को चिन्हित किया जाता है और उस बीमारी का समाधान का रास्ता भी निकलता है। लेकिन इस सब के बाद भी कैसे हम भारत की प्राचीन पद्धति के अनुसार उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसको पोषण के साथ कैसे हम जोड़ सकते हैं, यह एक चुनौती हम सबके सामने होगी। कैसे हम फर्टिलाइजर का स्थान नेचुरल फार्मिंग के साथ और जैविक खेती के साथ ले सकते हैं, इस पर कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन बातों को आगे बढ़ाने, तकनीक कैसे किसान की उत्पादक कम लागत में उत्पादन ज्यादा कर सकता है, इन सभी मुद्दों पर अब कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के आज भारत को खाद्य उत्पादन के लिए, खाद्य संकट के लिए जूझना नहीं पड़ रहा है। किसान के स्तर पर एकदम समाप्त हो गया है ये परिवर्तन। किसान की आमदनी कई गुना बढ़ी है। यह परिवर्तन आज हम सबको एक नया चेंज हम सबको देखने को मिलता है। और इसलिए आज के दिन पर हम सब इस बारे में देखते हैं। मैं 17 के पहले भी देखता था, 17 के बाद भी मैं लगातार इस बात को देखता हूं। 17 के पहले की चुनौती क्या थी? कोई यानी पब्लिक के मन में, किसान के मन में एक अविश्वास था। उसको सरकार पे कोई फेथ नहीं थी, उसका कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था ये लोग जो बोल रहे हैं इनको खेती किसानी से कोई मतलब है नहीं। किसान आत्महत्या करता था, प्लान करता था, अलग अलग प्रकार से वह प्रताड़ित होता था। कोई सरकार की नीति नहीं थी। अन्नदाता उस समय केवल एक चुनावी मुद्दा होता था और इसीलिए जाति के नाम पर लोग बांटते थे, तमाम प्रकार के वादों में बांटते थे। लागत अधिक थी,
उत्पादन कम होता था और जो उत्पादन भी करता था उसमें बिचौलिए हावी थे, यानी प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं चलते थे, बिचौलियों के माध्यम से सब खरीदा जाता था। और परिणाम क्या होता था? अन्नदाता कर्ज के रूप में बोझ से दबता था और वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। और 2017 के बाद हम लोगों ने कार्य जो प्रारंभ किया, आज हमारे पास इसके लिए स्पष्ट नीति है। हमारे पास आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर के उसके उत्पाद को खरीदने और उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार के पास एक स्पष्ट नीति भी है, कार्यक्रम भी हैं, और हम उसके उत्पाद को लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम एमएसपी के रूप में उसको उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके क्रय केंद्र के रूप में ही उसे हर प्रकार का सपोर्ट दे रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 85 से 86% भूमि तो सिंचित भूमि है। सरकार के द्वारा संचालित ट्यूबवेल तो पहले से फ्री बिजली दे रहे थे, नहरों से फ्री पानी हम दे ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 16 लाख ऐसे ट्यूबवेल थे जिनको बिजली का कनेक्शन लेकर के किसान संचालित करता था और उसको बिजली का बिल चुकाना पड़ता था। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले उसको भी माफ करके सरकार उसका भुगतान करती, 3000 करोड़ रुपए सरकार उसका भुगतान उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को करती है और किसान को फ्री में बिजली वहां भी उपलब्ध करवा रही है। जो 23 लाख ऐसे ट्यूबवेल हैं जो आज भी बिजली के कनेक्शन नहीं, उसको हम सोलर पैनल से जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे अन्नदाता किसान को वहां भी राहत मिले। नहरों का जाल बिछाया जा रहा है। आप सोचिए, वर्षों से, कई दशकों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1972 में योजना बनी थी, 1977 में उसका शिलान्यास हुआ था और 2021 तक पूरी नहीं हो पाई थी। 2021 में हम लोगों ने इसे पूरा किया और आज वह 14 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा रही है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। ऐसे ही अन्य तमाम परियोजनाएं थी, अधूरी पड़ी हुई थी, कहीं पैसा नहीं आता था, कहीं पे सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव था, सरकार के एजेंडे में किसान और खेती नहीं थी, और अगर वहां किसान अपने पुरुषार्थ से कर भी लेता था तो जंगली जानवर अगर नहीं है तो निराश्रित गौ वंश उन फसलों को चौपट करते थे। आज जंगली जानवरों से भी नुकसान को रोकने की तैयारी की गई है, सोलर फेंसिंग उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ साथ पहली बार हुआ है और यूपी का मॉडल देश के अंदर लागू किया जा रहा है, 16 लाख गोवंश को हम निराश्रित गो आश्रय स्थल बनाकर 7,700 गो आश्रय स्थल बनाकर के हर गाय को 1500 रुपये महीना उसके भरण पोषण के लिए सरकार उपलब्ध करवा रही है। मैं तो कृषि अपने गौ सेवा आयोग को बोलते बोलते थक गया कि इनको हर गौशाला में जाना चाहिए, गाय को भरण पोषण पर्याप्त मिले और वहां को प्राकृतिक खेती के साथ उन गौशालाओं को आप जोड़िए। यानी इस स्तर पर जाके सरकार कार्य कर रही है। आपके बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा समाप्त सा हो गया, हर जगह उसके परिणाम है, लेकिन सरकार की योजना का प्रचार प्रसार गौ सेवा आयोग के स्तर पर जिस रूप में होना चाहिए उसका भाव आज भी दिखता है। किसान को जोड़ने की आवश्यकता है इसमें। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से हर किसान को उस व्यवस्था के साथ जोड़ना, अंश निर्धारण के कार्यक्रम को समय पे आगे बढ़ा देना, जैसे तकनीक पर आधारित हम किसी योजना को जोड़ते हैं तो
लाभार्थी को सही ढंग से उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। और यही कार्य आज हम सबको करना होगा और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमें याद रखना होगा, हमें जब यहां पर हम इस त्रिदिवसीय कृषि विज्ञान से जुड़ी हुई इस कांग्रेस के समिट के आयोजन कर रहे हैं और इस कांग्रेस में उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उन मुद्दों को जरूर प्रयास करिए कि प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी में हम कैसे बदल सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, यानी केवल उत्पादन नहीं, अपितु कम संसाधनों पर अधिक उत्पादन, कम लागत अधिक उत्पादन। और इसमें हमें खेती और किसान की एफिशिएंसी पर ध्यान देना होगा। ये कैसे हो सकता है? तकनीक से संभव है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी को कैसे हम प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सकते हैं, यानी जो कम संसाधन से अधिक उत्पादन, और इसमें अन्नदाता किसान की आय को बढ़ाने के लिए क्या कार्यक्रम हम कर सकते हैं, कैसे उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉस्पेरिटी, यानी अन्नदाता किसान की आय बढ़ाने के साथ ही उसको उसकी खुशहाली के साथ जोड़ना है। अन्नदाता खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा। और इसके लिए हमें कहीं एक जगह सहारा मिलती है तो वह है, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पर आधारित नेक्स्ट जनरेशन फार्मिंग, कैसे हम इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और डाटा से संचालित आज के इस युग में हम अपने अन्नदाता किसान को कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में। कृषि में प्रिसीजन, यानी ड्रोन से सटीक और नियंत्रित तरीके से खाद का छिड़काव। आप देखते होंगे खेती में जहां पे तकनीक का उपयोग किया जाता है, एक जैसी खेती दिखाई देती है, लेकिन जहां पर लोग बेतरतीब तरीके से छिड़काव करते हैं तो उसमें भी, खेती में भी विषमता हमें देखने को मिलती है। सब पता लग जाता है क्या स्थिति है, हम उसका कर सकते हैं। सैटेलाइट से भूमि और मौसम की निगरानी करना। आप देख रहे होंगे इस समय असमय बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के कारण खड़ी फसल पूरी नष्ट हुई है। आज मैंने यद्यपि कई बैठक, लेकिन आज मॉर्निंग में ही मैंने काफी बड़ी बैठक ली है कृषि से जुड़े हुए इस मुद्दे को लेकर के। यानी खेती, जब किसान उसको अपने घर में लेकर के समेटने के लिए जा रहा था, तीसरी चौथी बार अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से उसकी फसल लगभग नष्ट हो गई है। और इसके लिए सरकार ने अब अपनी एक कार्य योजना बनाई। आज प्रातःकाल ही मैंने एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा। एक कि सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया में कहीं जनधन की हानि हुई है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर वह जो हमारा किसान है, किसी भी आपदा में जनहानि पर अन्नदाता किसान या बटाईदार या उसके परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटना की चपेट में आने पर उसको तत्काल कंपनसेशन देने की व्यवस्था हम करते हैं। और उसके लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत हम उसे 5 लाख रुपए की धनराशि तत्काल उपलब्ध करवाते हैं पीड़ित परिवार को। हमने कहा 24 घंटे के अंदर अन्नदाता किसान को यह सहायता मिलनी चाहिए। पशु हानि पर भी राहत कोष से यह राशि इसको तत्काल उपलब्ध हो जाए। अगर किसी किसान का या किसी नागरिक का आवास अग्निकांड की चपेट में, तूफान की चपेट में, अतिवृष्टि या ऐसी किसी चपेट में आ गया, तत्काल उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी करें। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, स्वाभाविक रूप से बीमा कंपनियां सर्वे करेंगी, अपने अनुसार देंगी, पूरा नहीं दे पाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बीमा कंपनियां तो उसको कंपनसेट करे ही, साथ साथ राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करते हुए हम हर पीड़ित किसान को
सरकार के स्तर पर मदद करे, और सरकार ने उसके लिए आज आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत इस पर हर जिलाधिकारी को आज ही आदेश जारी हो रहे हैं। ये चुनौती हमारे सामने बनी रहेगी, लेकिन हम लोग खेती की प्रक्रिया को भी, अगर हमें पूर्व अनुमान हमारे सामने हैं, तो बहुत सारी जगह हम इन कार्यों को कर सकते हैं। मुझे यानी तकनीक कैसे उपयोगी हो सकती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हम लोगों ने सोनभद्र जिले में लगवाया। मुझे याद है मिर्जापुर और सोनभद्र में आज से 5 वर्ष पहले एक दिन में 30 मौत हुई थी आकाशीय बिजली से। लाइटनिंग की घटना के कारण जो मौतें हुई थी एक दिन में, और उस दिन यूपी और बिहार को मिलाकर के 90 मौतें हुई थी आकाशीय बिजली के कारण। तो मैंने उस समय एसडीएमए को भी बुलवाया, अन्य सभी संबंधित विभागों को बुलवाया। मैंने कहा मुझे बताओ कि आखिर इसको रोकने के लिए यह हुआ कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से हम 3 घंटे पहले लोगों को इसकी सूचना दे सकते हैं, उनको इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। हम लगाओ, इक्विपमेंट लगाओ, लगने प्रारंभ हुए, और आज उसके परिणाम सोनभद्र में हम लोगों ने पहले पायलट प्रोजेक्ट लगाया, बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। यानी मौत जहां एक एक दिन में 30-30 मौतें होती थी, आज वह यदा कदा किसी के पास फोन नहीं है या समय पे सूचना नहीं हो पाई उसको, या उसने सूचना को अनदेखी की है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये मौत अब 1 या 2 पे आ गई है। पूरी तरह उसको रोकने में मिर्जापुर और सोनभद्र उस दिशा में काफी आगे बढ़ा है। टेक्नोलॉजी उस दिशा में एक अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, और हमें सैटेलाइट से भूमि और मौसम की निगरानी की जानकारी और समय पे इसका व्यापक प्रचार प्रसार की सुविधा देना, इसरो इसके लिए तैयार है। हमारे पास डॉपलर लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से सेंसर से मिट्टी की नमी और पोषण का डाटा भी एकत्र करके हम किसान को इसके माध्यम से भी लाभान्वित कर सकते हैं। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है, फसल का रियल टाइम विश्लेषण करना, रोगों को समय रहते पहचानना, उत्पादन का पूर्वानुमान लगाना, और कृषि में बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे बीज यानी अच्छी उत्पादकता वाले बीजों को भी हम सामने ला सकते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जो हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे अभी कि जलवायु परिवर्तन के पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो उसके अनुरूप उस प्रकार की किस्मों को हम विकसित कर सकते हैं। ये आपके कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कृषि में डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म यानी किसान को बाजार से जोड़ने की कार्रवाई ये मौजूद है। मौसम और कीमत की जानकारी ये उपलब्ध करवाई जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी फ्रीडम दी है किसान को कि अगर मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है तो अपनी उपज मार्केट में दीजिए, जरूरी नहीं कि आप हमारे क्रय केंद्र में लेके आइए। बाध्यकारी समाप्त। वन नेशन वन मंडी के नियम को उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया है। मंडी शुल्क को हमने आधे से कम किया है। या आधारित डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड, हर किसान को जानकारी मिले, सीधे मोबाइल पर सलाह और समाधान, यह आज हम सबको उनको उपलब्ध करवाने में एक भूमिका का निर्वहन उस स्तर पर किया जा रहा है और इसको और बड़े स्केल पे हमें करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है जब लैब टू लैंड नहीं बल्कि लैब इन लैंड, यानी पहले क्या होता था, लैब टू लैंड, तकनीक का प्रयोगशाला में निकाल करके तब खेती में ले जाया जाता था। नहीं, अब खेत ही प्रयोगशाला बने और खेत प्रयोगशाला बने, इस दिशा में हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
ये महत्वपूर्ण होगा कि लैब यानी खेत ही लैब बने और उस दिशा में हम प्रयास कर सकेंगे तो वह एक बड़ा कार्य उस दिशा में हो सकता है। मेरा मानना है कि ये चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी। मैं कृषि अपने मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहा था कि भाई खेती के समय इतना क्यों हुआ। उसने कहा साहब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, ये ईरान और पाकिस्तान में जो बवंडर उठा है उसका कारण। तो हमने कहा भी वो युद्ध से लड़े मरे, लेकिन भारत के अंदर ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा साहब वेस्टर्न डिस्टरबेंस का परिणाम है, काफी नीचे बादल हैं और यह ओलावृष्टि का भी कारण करेगा और समय बरसात का भी कारण बनेगा और ये चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति है तो प्रकृति भी वहां की वैसी हो जाती है। वे शांति से नहीं रहते हैं, दूसरों को भी नहीं रहने देते, न कर देंगे न करने देंगे। तो उसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार हमारा अन्नदाता किसान भी हो जाता है और इसलिए हमें देसी पद्धति को विकसित करनी पड़ेगी और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं और वह कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। अंततः इसका समाधान नेचुरल फार्मिंग हो सकती है। चुनौती हमारे सामने आती है और उस चुनौती का सामना कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें, और मैं अपने कृषि वैज्ञानिकों से जरूर कहूंगा, तकनीक आवश्यक है लेकिन फार्मिंग को कैसे और अच्छा किया जा सकता है इस दिशा में भी कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस का जो हमारे उपकार और अन्य संस्थाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, यह त्रिदिवसीय कांग्रेस निश्चित ही अपने लक्ष्यों में पहुंचेगी। अपना अच्छे शोध पत्र यहां पर आएंगे, उसको फिर एक्शन टेकन के लिए एक प्लान भी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसान को इसके लिए लाभ हो सके, इस विश्वास के साथ हर कृषि विज्ञान केंद्र को भी इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हम जब इस प्रकार की संगोष्ठी करते हैं तो कृषि विश्वविद्यालयों को, कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जोड़िए, अलग अलग दिन अलग अलग लोगों को जोड़िए। जरूरी नहीं कि सभी कृषि विज्ञान केंद्र के सभी लोगों को एक साथ आप बुलवाइए। एक कृषि विज्ञान केंद्र में 6 से 7 कृषि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, जिससे संबंधित चर्चा और इस गोष्ठी में उनको बुलवाइए। 89 कृषि विज्ञान केंद्र यहां पर हैं, 20 तो AK सिंह जी ने यहां दिए थे 2017 में। आज 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये सभी मिलकर के इस दिशा में कार्य करेंगे तो कुछ न कुछ लोगों के पास कुछ तो अनुभव होगा। प्रगतिशील किसान हैं, उनको भी इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है और से परिणाम आएंगे। आपकी इस त्रिदिवसीय कांग्रेस के लिए मैं जो आने वाले समय में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के आधार बनेगा, इसके लिए अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके सार्वजनिक प्रेरणादायक और दूरदर्शी उद्बोधन के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपके शब्द केवल संबोधन नहीं बल्कि कृषि के भविष्य का मार्गदर्शन दें। हमारे अन्नदाता किसान के कल्याण के प्रति आपकी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और स्पष्ट दृष्टिकोण ने जन सेवा का संकल्प झलकता है। आपके संबोधन में हम सभी को एक नई दिशा और गहरी प्रेरणा प्रदान की है, जिसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। जैसे कि कहते भी हैं कि नेतृत्व में दृष्टि